वहीं अब शुरुआत करते हैं खबरों के इस सिलसिले की। खबर देहरादून से है, जहां चार धाम यात्रा शुरू होने से 2 महीने पहले ही इसकी समीक्षा शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के कई मंत्रियों और अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक की है। सीएम धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा के दौरान आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिससे वो यहां से अच्छा संदेश लेकर जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी विभाग अपने स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ले। सीएम धामी ने कहा कि पिछले साल की चार धाम में जो भी कमियां रह गई वो इस बार कमियां ना रह पाए, इसको लेकर संबंधित विभाग को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा इस बार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए, इसको लेकर जरूर ध्यान दें। चारधाम यात्रा की इस बार हमने काफ़ी पहले समीक्षा प्रारंभ कर दी है। सारी बैठकें पहले भी अधिकारियों के लेवल पर इस पर हो रही थी। कल मैंने इस पर स्वयं समीक्षा की है और सारे विभाग, विशेषकर सड़क है, परिवहन है, आवास है, जल निगम, पेयजल है, इन सभी विभागों को और पुलिस विभाग को, क्योंकि पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं उन अनुभवों के आधार पर और जो व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित होनी है। वहीं सगंध पौध केंद्र सेलाकुई पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया, जहां उन्होंने सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का जायजा भी लिया और कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर समेत कई विभाग के अधिकारी और औद्योगिक इकाइयों से जुड़े संचालकों ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से किसानों की आय बढ़ने के विकल्पों पर काम किया जा रहा है। आज एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोमेटिक क्रॉप्स का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सगंध काश्तकारों के लिए 2 मिशन की घोषणा की है यहाँ लागू करने की। एक तो तिमरू मिशन, जो यहाँ का लोकल पौधा है और काफ़ी उपयोगी है परफ्यूमरी और दंत मंजन इंडस्ट्री में। दूसरा एक दालचीनी, जैसा आप सब लोग खाते हैं, उसका भी प्रोडक्शन का एक मिशन यहाँ पे घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सगंध केंद्र के आज इस लोकार्पण के अवसर पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में यह केंद्र हमारे यहाँ की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा जरिया हमारे किसानों का बनेगा और ये जहाँ एक प्लांटेड मटेरियल उपलब्ध कराने का काम करेगा, वहीं जो पौधे हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे यहाँ से, उसको वापस लेकर उनको एक मार्केट देने का भी काम होगा और इसकी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं और हम लोग लगातार इसका विस्तार हो। पिछले दिसंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस एरोमा पार्क का लोकार्पण किया गया था। तब से लेकर दिनेशपुर नगर पंचायत में बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार साहा कुछ दिन पहले अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे थे, जहां 5 सूत्रीय मांगों को मुख्यमंत्री धामी के सामने उन्होंने पेश किया था, जिनमें से 3 मांगों को विभागीय कैबिनेट मंत्रियों ने भी भरोसा दिलाया। इस पर बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार साहा ने यह भी कहा कि बंगाली महासभा के 25 डेलीगेटों को शक्ति फॉर्म रुद्रपुर, दिनेशपुर से लेकर गई, जहां सीएम ने 5 मांगों में से 3 मांगों को स्वीकृति देने का आश्वासन भी दिया है। वहीं पहली मांग हमारी जहां बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, वहीं कक्षा 1 से लेकर 5 तक बंगला पुस्तक पाठ्यक्रम में लागू हो। वहीं दूसरी, रुद्रपुर में विशाल बंगीय भवन के निर्माण के लिए 2 से 3 एकड़ भूमि आवंटित हो। तीसरी, गढ़ के पास गंगानगर क्षेत्र में 45 वर्षों से रह रहे बंगालियों के 120 परिवारों को वन विभाग उजाड़ रहा है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। गठन पिछले 18 जुलाई 2021 को हुआ। तत्पश्चात हमारे बंगाली महासभा के सभी संरक्षकगणों, पदाधिकारीगणों, कार्यकर्तागणों ने एक ही ध्येय रखा कि बंगाली समाज का
हित कैसे किया जाए, उस विषय में हम लगातार लगे रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा कि हमने पूरी पाकिस्तानी एक कलंकित शब्द था जिसको हमारे बंगाली महासभा के प्रयासों से दूर किया गया। तत्पश्चात हमने उत्तर प्रदेश में भी कई काम किए बंगाली समाज के हित के लिए। इसी कड़ी में हमने पिछले दिवस 15 फरवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें हमारे सभी संरक्षण हिमांशु सरकार जी, सम्मानित सीमा सरकार जी, विजय मंडल जी, के दास जी, उनसे भेंट की। वहीं उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा में 6 विधानसभा हैं, जिसमें से 4 बीजेपी और 2 कांग्रेस के विधायक हैं। अगर बात करें इनके विधायक निधि खर्च को लेकर, तो पूरे जनपद में सबसे कम विकास कार्यों में खर्चा मंत्री रेखा आर्या ने किया है, जिसमें पूरे वर्ष में मात्र 48 लाख का खर्चा सामने आया है। और वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी हैं, जिनके पास से 1 करोड़ और 20 लाख तक का खर्च सामने आया है। दो 2022-23 में जो विधायक निधि के अंतर्गत जो है राज्य सरकार से हमको दोनों किस्तें प्राप्त हो गई हैं, जिसमें टोटल 2250 जो हमारा होता है 6 विधानसभा का, वो पूरा पैसा मिल गया। उसमें से 45 लाख जो हमारा प्रशासनिक मद का होता है वो निकालने के बाद 22 करोड़ का जो प्रस्ताव है, उसमें से हमको 15 करोड़ के प्रस्ताव माननीय विधायक जी के स्तर से लगभग प्राप्त हो चुके हैं। और इसमें हमने सारे प्रस्ताव जो है जो स्वीकृत हो गए कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने हल्द्वानी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पहले दिन से ही विधानसभा चुनाव 2022 का दृष्टि पत्र धरातल पर उतारने की कोशिशों में जुट गई है। धामी पहले मुख्यमंत्री हैं जो 1 वर्ष के भीतर हर जिले तहसील तक पहुंची हैं। जोशी ने यह भी कहा कि विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वहीं विपक्ष नेशनल हेराल्ड, वाड्रा केस, महाराष्ट्र के गृह मंत्री के मामले में सीबीआई और ईडी को भाजपा के इशारे पर काम करने वाली एजेंसी बताती है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग युवाओं के कंधे पर भी राजनीति कर रहे हैं, जो कि बर्दाश्त कतई नहीं की जाएगी। वहीं गढ़वाल आयुक्त इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। जल्दी इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने वाले बेनकाब हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सीबीआई जांच के नाम पर भर्ती परीक्षाएं नहीं होने देना चाहता है, ताकि युवाओं को रोजगार से वंचित रखा जा सके। लेकिन भाजपा विपक्ष के मंसूबों को किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देगा। साथ ही भाजपा सरकार ने अब तक 750 जेई, 150 एई और 1471 एलटी शिक्षकों और 900 अतिथि शिक्षक, साथ ही 371 असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल में नियुक्तियां की हैं। साथ ही 2024 तक सरकारी विभागों में रिक्त 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी। हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि नकल विरोधी इतना सख्त कानून लाने वाले वो पहले मुख्यमंत्री हैं और ये पहला प्रदेश है। साथ ही इन 22 सालों के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो युवाओं को लेकर जितनी तत्परता से, जितनी तल्लीनता से, जितना संकल्पित होकर के पुष्कर सिंह धामी जी ने 1 वर्ष में काम किया है, उसका परिणाम हम सबके सामने है। हमने 750 लोगों को जूनियर इंजीनियर्स में नियुक्तियां दी हैं। हमने 1400-1450 लोगों को एलटी में नियुक्तियां दे दी हैं। वहीं आगामी 24 फरवरी से 26 फरवरी तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन होने वाला है। यह महाधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रस्तावित है। एआईसीसी के 85वें महाधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन करेगी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस से इस महाधिवेशन में कई दिग्गज नेताओं को स्थान मिला है। साथ ही इस महाधिवेशन की स्टीयरिंग कमेटी में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा,
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को भी शामिल किया गया है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस महाधिवेशन में कांग्रेस आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर चर्चा करेगी, साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं को जनता के सामने प्रस्तुत करेगी। साथ ही इस पर भी चिंतन मंथन किया जाएगा कि कैसे कांग्रेस अपना आने वाले चुनावों में वजूद बढ़ा सकती है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। आदरणीय खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक है, एआईसीसी का महाधिवेशन है और इस बैठक में दिशा तय होगी कि हमको राष्ट्र के हित में कांग्रेस किस तरीके से आगे आएगी, कांग्रेस अब गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए क्या करना चाहेगी, कांग्रेस किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी, कांग्रेस किस तरीके से पूरे भारत की जो एकता अखंडता उसको बनाए रखने के लिए काम करेगी, किस तरीके से हम अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हैं, जैसे गंगा जमनी तहजीब को बचाए रखना हमारे लिए चुनौती है। इस समय की सरकार उसको लगातार तोड़ने का काम कर रही है। लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका मेहनत पार्टी कमजोर हो रही है, ये जो मेहनत कर रहे हैं वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष के रूप में आईएएस बंशीधर तिवारी ने अपना कामकाज संभाल लिया है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले शासन ने 7 आईएएस और 6 पीसीएस सहित 14 अफसरों को विभाग में बदलाव कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बंशीधर तिवारी को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया था। इससे पहले बंशीधर तिवारी पूर्व में एमडीडीए के सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। देखिए, जो अवैध निर्माण है उसको प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, जो मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया है उसके निस्तारण में तेजी ले आना, इसके अलावा जो कंपाउंडिंग मैप यहाँ पेंडिंग है उसके लिए हमने प्लान बनाया। आज ही हम उसका आदेश जारी कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारे वार्ड हैं, मोहल्ले हैं, जो हमारा सेक्टर है, वहीं पर जाकर के समन कैंप आयोजित करेंगे और इसके लिए हर महीने का शनिवार की हम लोगों ने तिथि तय की है। लोगों के बीच जा करके और मौके का निरीक्षण करके त्वरित वहीं निस्तारण करेंगे हर सप्ताह। थोड़ा एक बार परिचय हो जाएगा, सबको कर भी देते हैं। वहीं फिल्मी तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स रेड के मामले में रुड़की पुलिस ने टीम के सरगना समेत 2 फर्जी ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2,50,000 रुपए की नकदी और एक एप्पल का मोबाइल फोन, साथ ही इनकम टैक्स के कुछ जाली दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, आरोपियों से पूछताछ के बाद लगातार उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें, आरोपियों से पूछताछ भी की गई और उनको फिर बाद में न्यायालय में पेश भी कर दिया गया। रुड़की गंगानगर कोतवाली में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, यह बड़ा खुलासा पुलिस कप्तान अजय सिंह ने किया है। एसएसपी अजय सिंह ने यह भी बताया कि बीती 8 फरवरी को रुड़की क्षेत्र में घटी घटना आमजन के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। फर्जी इनकम टैक्स रेड टीम ने व्यापारी और परिवारजन को कार्रवाई का भय दिखाकर उनसे तकरीबन 20 लाख रुपए तक की ठगी की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में फिलहाल उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। आठ तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोकल व्यापारी हैं जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20 लाख रुपए कैश जो है लेके गए हैं। चूंकि उनको शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये सही में कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ी, तो उन्होंने उनको साथ कोऑपरेट किया और जो भी एक पुलिस इनकम टैक्स अधिकारी जिस तरह से डिमांड करते हैं, जिस तरह से फर्द बनाते हैं या चेक करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने भी एक व्यापारी होते हुए कोऑपरेट किया। लेकिन जब बाद में इनको शक हुआ, अपने सोर्सेस से जानकारी करी, तो पता चला कि ऐसा कोई भी इनकम टैक्स की रेट उनके यहाँ पर नहीं हुई थी, जिस पर उन्होंने आके थाने पर बाद में उसमें मुकदमा दर्ज कराया।
वहीं अगली खबर थराली से है, जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी के कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी ने बुधवार को थराली थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मालखाना, अपराध रजिस्टरों का निरीक्षण करने के साथ ही लंबित वादों और विवेचनाओं को पूरा करने के भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही चौकी प्रभारियों को यातायात नियमों की अवहेलना करने पर मैनुअल चालान की बजाय ई चालान पर जोर देने की बात कही। साथ ही उन्होंने पुलिस को थाना क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए और गश्त बढ़ाने, साथ ही मुस्तैद रहने के लिए भी निर्देश दिए। पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग ने ग्राम प्रहरियों को भी साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी देने के साथ ही पुलिस ऐप डाउनलोड करने और बाहरी व्यक्तियों को सत्यापन के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। थाना थराली का निरीक्षण था और निरीक्षण किया गया। इसमें बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया। कहीं कहीं जहाँ दिक्कतें थी, वायर एक्स्ट्रा हो रही थी या उनके संबंध में निर्देश दिए गए और वेपन्स की हैंडलिंग करा के देखा गया। जिनकी हैंडलिंग सही नहीं थी उन्हें CR के लिए बताया गया है और बाकी साफ़ सफाई का ध्यान रखने के लिए बताया गया है। और बैरक का निरीक्षण किया गया। बैरक ठीक थे, जहाँ कुछ कमियाँ थी वो निर्देशित किया गया है। बाकी जो विवेचनाएं लंबित हैं उनके बारे में सभी सब इंस्पेक्टर्स को निर्देशित किया गया है। बाकी उनके कार्यों की भी समीक्षा की गई है। तो जहां भी कुछ कमियां पाई हैं उनको अवगत करा दिया गया है, निर्देशित किया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुनाथ TC इन दिनों वाहन चोरी पर अलर्ट नजर आ रही हैं। उन्होंने आदेश दिए थे कि 2 पहिया वाहन चोरियों की रोकथाम के लिए पुलिस को आदेशित किया गया। इसी क्रम में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन चोरियों के खुलासे को लेकर एक अभियान चलाया, जिसमें अहमद अली निवासी विजयनगर काशीपुर से एक मंडप के बाहर से अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल चुराई थी, जिसकी सूचना कुंडा थाना पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने अभियान चलाया, जिसमें चेकिंग के दौरान ग्राम बैलजोड़ी के पास से एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने तीनों को दौड़ाकर पकड़ लिया। साथ ही थाना कुंडा परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने और CO वंदना वर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि पकड़े गए तीनों ने नशे की पूर्ति के लिए वाहन चोरी की थी। देखिए, लगातार वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थी और इसकी गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि जो वाहन चोरी की दुर्घटना है, ये घटनाएं होने की वजह से लोग काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस चीज को गंभीरता से लेते हुए हमारे इंस्पेक्टर जो कुंडा है, इनकी टीम काफी अच्छा काम कर रही है और उसी के क्रम में अभी जैसे आपने कुछ पहले भी घटनाएं देखी, नशे से संबंधित या अन्य जो घटनाएं हुई हैं, उनको काफी अच्छे तरीके से वर्कआउट किया गया है। इस जो वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एक टीम बनाई गई थी इंस्पेक्टर कुंडा के नेतृत्व में। वहीं कोटद्वार के विकासखंड मुख्यालय द्वारीखाल में आत्मा परियोजना में कृषक गोष्ठी के प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र राणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि किसानों को आत्मा परियोजना के तहत चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया था और इस आत्मा परियोजना प्रभारी कुकरैती ने कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही द्वारीखाल महेंद्र राणा ने अपने संबोधन में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता देते हुए किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देते हुए उससे शरीर को होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। आज आत्मा परियोजना के तहत कृषकों को सम्मानित किया गया और जो हमारे द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत कृषि विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं उनको उनकी जानकारी ली गई और जो कृषक है हमारे यहाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अधिकारी लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उसी पे आज चर्चा हुई और आगे हम खेती को किस तरह से आगे बढ़ावा दें, किस तरह से हमारे यहाँ पलायन रुके, उस पर हमारे आज चर्चा हुई और बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से हमारे और प्रोग्रेस हो रही है।
वहीं अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुमाऊं दौरे पर है, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नए पदाधिकारियों से मुलाकात भी की। साथ ही एक बार फिर से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को दुखद बताते हुए उन्होंने ये कहा कि किसी भी परिस्थिति में छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता, और साथ ही उन्होंने लोगों से माफी भी मांगी। अब उनको क्यों सहानुभूति होने लगी भारतीय जनता पार्टी से? अब 2 पावर सेंटर हो, 4 पावर सेंटर हो, अपने सेंटर ठीक कर लें, पहले अपना एक सेंटर चुन लें, तो तब फिर उनकी बातों पे कुछ हम ध्यान देंगे। किस तरह से कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो हमको उनको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो पूरा तंत्र है, हमारे पास वार्ड से लेकर प्रदेश स्तर तक हर इकाई पर हमारे पास मजबूत तंत्र है। वो मजबूत तंत्र के बल पर हम चुनाव लड़ेंगे। कुशल जी के आने से क्या फायदा? वहीं अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार का बजट अमृतकाल का पहला महत्वपूर्ण बजट है, जिसमें सप्तर्षि के रूप में समावेशी विकास एवं बुनियादी ढांचे को मजबूत कर अंतिम छोर पर बैठे आम जनता को राहत देने वाला ये बजट है। वहीं हरित विकास के साथ युवा पीढ़ी की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रावधान भी किया गया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता को राहत दी गई है। में कोई गरीब अमृतकाल का ये देश का पहला बजट हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और कुशल विजन से भारत तेजी से विकास की ओर तरफ बढ़ रहा है। बुनियादी ढांचे के रूप में विकास और उस विकास में जोर दिया जा रहा है। सप्तऋषि के रूप में समावेशी विकास, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति का विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा मजबूत करना, उस पर निवेश करना, समताओं को आगे बढ़ाना। जो समताएं हमारे देश के अंदर हैं, उन समताओं को और आगे अच्छा बढ़ाए। वहीं खबर उधम सिंह नगर से है, जहां एक महिला ने चौकी इंचार्ज पर चाकू से हमला कर दिया। आपको बता दें कि बाजपुर कोतवाली पुलिस को सोमवार देर रात 1:12 पर इसकी सूचना मिली थी कि भोना कॉलोनी में 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां पर कार्रवाई की। साथ ही मौके पर मौजूद एक महिला और उसके साथ 2 युवकों ने पुलिस से अभद्रता भी शुरू कर दी। आपको बता दें, पुलिस से अभद्रता की सूचना पर दौराहा चौकी इंचार्ज देवेंद्र राजपूत टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां महिला ने चाकू अपने हाथ की कलाई को काटने का प्रयास किया, लेकिन चौकी इंचार्ज ने समझदारी दिखाते हुए महिला को रोका, जिससे आक्रोशित होकर महिला मीना देवी ने चौकी इंचार्ज पर ही चाकू से हमले करने शुरू कर दिए, जिससे चौकी इंचार्ज घायल हो गया। वहीं पुलिस ने महिला समेत उसके साथ 2 युवकों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये कल रात की घटना है। ये भोना कॉलोनी बाजपुर से कल एक सूचना मिली थी लड़ाई झगड़े की, तो उसमें हमारे बाजपुर चौकी के स्टाफ वहां पर पहुंचा, तो लेकिन जो आपस में वो झगड़ा कर रहे थे, ये हमारे पुलिस कर्मचारियों के समझाने के बाद भी जो है वो हमारे कर्मचारियों पर ही वो आमदा हो गए थे, जिसमें उन्होंने चौकी इंचार्ज को जो है सूचना दी। वहाँ देवेंद्र राजपूत चौकी इंचार्ज वहां पर पहुंचे। ये मीना नाम की महिला है और जो है ये बबलू और लक्की 2 लड़के थे, जिनने जो है खुद ही जो है ये चौकी इंचार्ज के ऊपर हमला कर दिया था। ये मीना नाम की जो महिला है, उनके द्वारा चाकू से जो है उन पर जो है वार किया गया देवेंद्र राजपूत पर। तो इस संबंध में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। हम क्रिमिनल है, चोर है, क्या है? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मेरे जैसा कोई दूसरा